गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एक नया चैप्टर जिसे मैं बोलूँ पॉलिटी या सिविक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट विविधता की समझ को आज हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं या पढ़ने की तैयारी करने वाले हैं उन लोगों के लिए ये इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चैप्टर को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिरकार विविधता क्या है, ठीक है, या मैं बोलूं कि हम विविधता को कैसे समझें। तो सबसे पहले हमारे जहन में प्रश्न उठता है कि आखिरकार भारत में भी तो विविधता हमें देखने को मिलती है, या मैं बोलूं कि भारत देश भी एक प्रकार से देखा जाए तो विविधताओं का देश है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे त्यौहार आपको देखने को मिलेंगे, कई सारी भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, कई प्रकार के भोजन भी आपको पकवान जो बनते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत देश भी एक विविधताओं का भी देश है। या मैं बोलूं कि हम विविधता को कैसे इजी वे में समझ सकते हैं। तो पहला कारण क्या होगा कि पहले हम देख सकते हैं कि आखिरकार लोग यात्रा क्यों करते थे। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए। इसी से हम धीरे धीरे जो है विविधता को समझ पाएंगे, या मैं आप लोगों तक ये पहुंचा पाऊंगा कि भारत देश में विविधता कैसे आई या कैसे पनपी। तो सबसे पहले हम ये जहन में ये क्वेश्चन आता है, या आपने भी कई बार हिस्ट्री में पूछा होगा कि जैसे कि रेलवे, हवाई जहाज, एरोप्लेन नहीं होते थे तो लोग यात्रा कैसे करते थे। तो यात्रा करने के कई कारण होते थे। पहला कारण होता था क्या कि व्यापार के लिए, व्यापार के लिए वो क्या करेंगे, लोग बाग यात्रा करेंगे व्यापार के लिए। दूसरा किस लिए करेंगे, हो सकता है काम की तलाश में, काम की तलाश में लोग यात्रा करेंगे। तीसरा क्या रीजन हो जाएगा, तीसरा रीजन ये हो जाएगा कि क्या होता था कई साल पहले यदि व्यक्ति एक स्थान पर रहता था तो वहाँ के जितने भी जीव जंतु या वनस्पति जिसे मैं बोल दूं उन्हें खाकर वो समाप्त कर देता था। तो एक कारण ये भी होता था उसका यात्रा करने का। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाना, क्योंकि ये जो आसपास के पेड़ पौधे थे, फल और जानवर थे, उनको समाप्त कर देने की वजह से भी लोग बाग क्या करते थे, यात्रा करते थे। तो अब आप देख रहे होंगे कि सर ये तो आप हिस्ट्री पढ़ाने लग गए, हमें पॉलिटी तो पढ़ाया नहीं। तो ये भी एक कारण है हमारे देश में विविधता का। कैसे? तो यहाँ पर क्या करेंगे कि लोग क्या होंगे, एक प्रकार से देखा जाए तो विस्थापन होगा। डेट मीन्स लोग एक स्थान से दूसरी जगह रहने चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ लोग जो पुरानी आदतें थे वो छोड़कर जो नई आदतें थे उन्हें अपना लेते थे। डेट मीन्स कुछ लोग क्या करेंगे कि नई आदतों को अपना लेते थे, और कुछ लोग क्या करते थे कि पुराने ठर्रों पर ही अपना जीवन व्यापन करते रहते थे। डेट मीन्स यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, नए और पुराने का मिश्रण हो जाएगा। और आपको जैसे उदाहरण हम बात करें तो उदाहरण यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे भाषा, ठीक है, भोजन, संस्कृति, और क्या देखने को आपको मिलेगा, भाषा, भोजन, संस्कृति, और क्या देखने को मिलेगा, धर्म, संगीत। तो एक प्रकार से इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मिश्रण संस्कृति देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी आपको, मिश्रित संस्कृति, उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति का आदान प्रदान होना। तो इसको बोला जाएगा क्या, मिश्रित संस्कृति। डेट मीन्स पुराने लोगों की संस्कृति और जो नए लोग आए हैं उनकी संस्कृति का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाएगा, हमारी मिश्रित संस्कृति। तो एक कारण क्या हो जाएगा, तो अब ये जो मिश्रित संस्कृति है इसकी वजह से भी हमारे देश में क्या देखने को मिलेगी, विविधता देखने को मिलेगी। चाहे वो भाषा हो, भोजन हो, या फिर
अपन जिसे बोले संस्कृति हो, धर्म हो, संगीत हो, तो इनमें आपको क्या देखने को मिलेगी, भारत देश में विविधता देखने को मिलेगी। तो पहला कारण क्या हो जाएगा उसमें विविधता को देखने के लिए कि लोगों का यात्रा करना या लोग यात्रा क्यों करते थे, पहला कारण ये हो जाएगा। दूसरा रीजन हो जाएगा भौगोलिक स्थिति। अब भौगोलिक स्थिति में क्या होगा कि ये जो लोग रहेंगे वो अलग अलग जगह के, डेट मीन्स इसको हम ऐसे लिखेंगे, लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थिति का सामंजस्य करते हैं या बिठाते हैं, भौगोलिक स्थिति। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पहला सेकंड रीजन कि भौगोलिक स्थिति में क्या होगा कि लोग जो रहेंगे वो अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थिति का सामंजस्य बिठाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें तो कुछ लोग क्या करेंगे कि समुद्र के किनारे रहेंगे, उनका रहने का कल्चर या जैसे मैं बोलूं भाषा, कपड़े, पहनाव, खान पान, ये सब क्या रहेगा वहां का अलग होगा। और वहीं हम दूसरी साइड देखें कि पहाड़ों पर जो रहने वाले जो व्यक्ति रहेंगे या लोग रहेंगे उनका भी भोजन, खान पान जो रहेगा वो अलग किस्म का रहेगा। तो इस प्रकार से आपको भारत में विविधताएं देखने को मिलेंगी कि आखिरकार कहां पर कल्चर वाइज भी आपको एक्टिविटी या त्योहारों को जिसे मैं बोलूं आपको विविधता देखने को मिलेगी। किसके कारण, एक तो यात्रा के कारण और दूसरा क्या हो जाएगा भौगोलिक स्थिति के कारण भी आपको विविधताएं देखने को मिलेंगी भारत देश में। अब जो है हम दो स्टेटों को डिस्कस कर लेते हैं, एक होता है हमारा लद्दाख और दूसरा होता है केरल। तो हम जो है पहले लद्दाख को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम जो है लद्दाख को जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो लद्दाख को एक प्रकार से क्या बोला जाता है, छोटा तिब्बत बोला जाता है। और लद्दाख जो है वो कहां पर स्थित है, तो लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से, कहां पर, जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से की पहाड़ी में बसा एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है ना, डेट मीन्स रेगिस्तानी यानी बर्फीला बोल दें या जिसे हम बोल दें एक रेगिस्तानी इलाका है। तो अब आप जो है रेगिस्तानी इलाके से आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ पर जो बारिश होगी वो बिल्कुल भी नहीं के बराबर होगी। क्या होगा, यहाँ पर बारिश जो होगी वो बिल्कुल नहीं के बराबर होगी। तो इसके कारण क्या होगा, बारिश ना होने के कारण यहाँ पर खेती बाड़ी जो रहेंगी वो नहीं हो पाएंगी। तो खेती की संभावना या मैं बोल दूं खेती की संभावना बहुत कम होती है। तो खेती की संभावना भी क्या होगी, यहाँ पर एक ना के बराबर होगी। ठीक है, बारिश ना होने की वजह से। सेकंड क्या होगा, अपन इसको रेगिस्तान इसलिए भी कहेंगे क्यों, क्योंकि कई ये जो क्षेत्र है बर्फ से ही ढका रहता है। तो बर्फ से ढके होने के कारण क्या हो जाएगा कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे जो हैं बिल्कुल भी या उग नहीं पाएंगे। तो किसको हम क्या लिख देंगे, पेड़ पौधे पाएंगे। ठीक है, बर्फ से ढके होने के कारण। तो आप देख रहे हैं क्या कि यहां पर एक तो बारिश भी नहीं होगी और बर्फ से भी यह क्षेत्र ढका हुआ रहेगा। तो यहाँ के जो लोग रहेंगे आखिरकार वो जीवन यापन कैसे करेंगे, तो यहाँ के जो लोग रहेंगे वो एक विशेष प्रकार की बकरी पालेंगे। क्या करेंगे, एक विशेष प्रकार की बकरी, एक विशेष प्रकार की बकरी पालेंगे। इस बकरी से क्या होगा, उन्हें पश्मीना ऊन मिलेगा, पश्मीना ऊन मिलेगा और इस ऊन से वो लोग क्या करेंगे, साल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, साल बनाते हैं, जिससे उनका क्या होगा, जीवन यापन चलेगा। और क्या होगा, ये एक प्रकार से क्या करेंगे, एक प्रकार से ये पशुपालन ज्यादा करेंगे। पशुपालन ज्यादा मतलब ये बकरी, गाय, भेड़ और याक जिसे बोले अपन, इनका यहाँ पर पशुपालन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और इनसे जो उत्पादन या वस्तुएं प्राप्त होती हैं जैसे कि दूध से घी, मक्खन, पनीर इत्यादि आपको चीज ज्यादा देखने को मिलेगी, जिनसे यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करेंगे। अब कहा जाता है कि लद्दाख होते ही जो बौद्ध धर्म था वो तिब्बत पहुंचा। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो तिब्बत का जो ग्रंथ है जिसे हम बोलते हैं केसर सागा, केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है, जो कि एक प्रकार से क्या है, तिब्बत का ग्रंथ है जिसे बोला जाता है केसर सागा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितनी प्रकार से आपको विविधता देखने को मिलती है। तो आइए
अब जो है हम दूसरे राज्य को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हमारा केरल। तो हम केरल देखा जाए तो केरल भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत में दक्षिण पश्चिम कोने में बसा एक प्रकार का राज्य है जो कि केरल है। तो अब हम जो है केरल को डिस्कस कर लेते हैं कि केरल जो है एक तरफ से क्या हुआ, समुद्र से घिरा हुआ है। क्या है? केरल एक तरफ से समुद्र से, तो दूसरी तरफ से क्या होगा, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ राज्य है, या मैं बोलूं प्रदेश है। तो जहां एक तरफ से समुद्र है और दूसरी तरफ से क्या देखने को मिलेगा आपको, पहाड़ी। तो ये क्या होगा कि पहाड़ी पर विविध प्रकार के मसाले आपको यहाँ पर उगाते हैं या देखने को मिलते हैं। जैसे विविध प्रकार के मसाले, डेट मीन्स काली मिर्ची, लौंग, इलायची आदि प्रकार के आपको मसाले देखने को मिलते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो व्यापारी लोग रहेंगे, क्या रहेंगे, व्यापारी जो रहेंगे, उनके लिए एक प्रकार से ये क्या रहेगा, आकर्षण केंद्र रहेगा। कौन? केरल। तो एक प्रकार से व्यापारियों के लिए क्या रहेगा, आकर्षण केंद्र बना रहेगा। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लगभग 2000 साल पूर्व, डेट मीन्स ईसा मसीह के जो धर्मदूत रहेंगे, कौन रहेगा, ईसा मसीह के जो धर्मदूत जो रहेंगे, संत थॉमस, वो भी 2000 साल पहले यहाँ पर आए होंगे। ठीक है, तो ईसा मसीह के धर्मदूत भी देखने को मिलेगा। फोर्थ आपको क्या देखने को मिलता है, वास्को डी गामा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, वास्को डी गामा क्या करेगा कि पानी के जो जहाज रहेंगे वो यहाँ पर पहुंचेंगे केरल के तट पर, और पुर्तगालियों ने क्या करेंगे, पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जान पाएंगे। वास्को डी गामा क्या करेगा, भारत से यूरोप तक का समुद्री रास्ता जान पाएंगे केरल। अब केरल में और क्या देखने को मिलेगा, केरल में एक प्रकार से आपको विविध धर्मों का भी पालन भी देखने को मिलेगा। विभिन्न धर्म जैसे कि आपको यहाँ पर यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म भी देखने को मिलेंगे केरल में। तो केरल में आपको विविध धर्म भी देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि केरल में चीनी व्यापारी भी लोग यहाँ पर आए थे। तो उसके साक्ष्य में आपको क्या देखने को मिलता है, एक प्रकार से चीनी वाल एक प्रकार से ये रहेगा कि जो मछली पकड़ने के लिए जो जालों को बुना जाता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, हूबहू आपको जाल देखने को मिलेगा, जिसे बोला जाता है चीनी वाल। और दूसरा साक्ष्य क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा चीनी चट्टी। डेट में जो तलने के लिए जो लोग बर्तन का इस्तेमाल करते थे, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे ये प्रूफ होता है कि चीन के व्यापारी लोग भी केरल आए होंगे। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये क्या रहा होगा, केरल एक प्रकार से व्यापारियों का आकर्षण केंद्र स्थल भी केरल रहा होगा। प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। यदि आप मेरे नोट्स या वीडियो आप मेरे परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे विविधता में एकता। जैसा कि आपको पता है कि भारत में कितने प्रकार से विविधता पाई जाती है, या विविधताओं का एक प्रकार से देश है जिसे भारत बोला जाता है। लेकिन इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारत में एकता देखने को मिलती है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज्य था, तब विभिन्न धर्मों के या बोल्दू धर्म, भाषा, जाति कि महिला और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो अंग्रेजों का सोचना था कि हम इस विविधता में फूट डालेंगे और राज करेंगे, जो कि संभव नहीं हो पाया। तो उनकी फूट डालो और राज करो नीति जो थी विफल हो गई। तो इसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि जलियांवाला बाग में कई धर्मों के स्त्री पुरुष, चाहे वो हिंदू थे, सिख थे, मुस्लिम थे, ये कई सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकत्रित या पक्षपातपूर्ण नीति के लिए वो जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी जो बुक थी, जिसे बोलते हैं भारत की खोज, उसमें उन्होंने विवरण किया है। क्या उन्होंने बोला कि भारत की जो एकता है या भारत एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज या विषय वस्तु नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है। बल्कि क्या बोला उन्होंने, यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार
बनाने की भावना है, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में वर्णन किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा देश जो है एक प्रकार से विविधताओं का देश है, और आई होप आप लोगों को भी विविधता समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो पॉलिटी का पहला चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप मेरे नोट्स या वीडियो परचेस करने चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।